नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ईएमआरएस के पाठ्यक्रम में लगे हुए कवि मतीराम के ऊपर। जब मतीराम को आप पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में, तो इनका जिक्र उन्होंने रीतिकाल के अंतर्गत रीति ग्रंथकार कवि प्रकरण 2 के अंतर्गत किया हुआ है। इसके पहले हम लगातार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के आधार पर ईएमआरएस के पाठ्यक्रम में लगे हुए कवियों पर चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद इसी बात की है कि आप सभी समय निकालकर इन सभी वीडियो लेक्चर को अपने लिए जरूर देख रहे होंगे। और जैसे ही आदिकाल से रीतिकाल कंप्लीट होगा, उसके बाद हम इस पर एक प्रैक्टिस सेट लेकर भी आएंगे कालखंड वाइज, जिससे कि आपकी तैयारी के दौरान स्व मूल्यांकन करने का भी आप सभी को मौका मिले। इसके बाद हम खंड वाइज या फिर यूनिट वाइज क ख ग घ जो भी दिया गया है पाठ्यक्रम में, उसको कंप्लीट करेंगे। और ये भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के पास सिलेबस प्रिंट जरूर होगा। ये वीडियो लेक्चर केवल वीडियो लेक्चर नहीं है, आपके समय का अपव्यय नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आप कठिन से कठिन पुस्तक को पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और हम ऐसे नोट्स पर बातचीत कर रहे हैं कि जो सीधे सीधे विकल्प के तौर पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पढ़ने का सही तरीका भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। कमेंट्स कर कर जरूर बताइएगा। चलते हैं, बात करते हैं मतीराम के ऊपर। जब आप मतीराम को पढ़ेंगे आचार्य शुक्ल की पुस्तक में, तो इन्होंने रीति ग्रंथकार कवियों में 6वें नंबर पर मतीराम को रखा है। इसके पहले हमने जिस वीडियो लेक्चर पे बातचीत किया था, उसमें भूषण पर हमने बात किया था, तो उनका नंबर 7वां था। मतीराम और भूषण का आपस में संबंध भी है, इसको आप सभी जान भी रहे होंगे और तुरंत आपके मन में आ गया होगा जब मैं इस बात का उल्लेख किया। तो आगे इस पर हम बात भी करेंगे कि आखिरकार मतीराम और भूषण में क्या संबंध रहा है। ये रीतिकाल के मुख्य कवियों में है और चिंतामणि तथा भूषण के भाई परंपरा से प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मतीराम, चिंतामणि, भूषण, बैक टू बैक वीडियो लेक्चर में हमने मतीराम भूषण पर इतनी बार चर्चा कर दी है कि अब आप सभी को याद करने की जरूरत ही नहीं है कि मतीराम, चिंतामणि, भूषण आपस में क्या है, भाई हैं। इनके एक और भाई का जिक्र किया जाता है जिनको कि हिंदी साहित्य इतिहास में कम जगह मिली हुई है, जिनका नाम है जटाशंकर। लेकिन मुख्य तौर पर हमें मतीराम, चिंतामणि और भूषण को याद रखना है कि ये सभी रीतिकालीन कवि हैं और साथ में भाई भी हैं। ये तिकवापुर जिला कानपुर में संवत 1674 के लगभग उत्पन्न हुए थे और बहुत दिनों तक जीवित रहे। देखिए, यहाँ पर जिस तथ्य को ध्यान में रखना है कि मतीराम का जन्म कहाँ हुआ था, तिकवापुर, जो कि कानपुर जिले में स्थित है। संवत 1674 ईस्वी में आचार्य शुक्ल ने इसको बताया है, जिसको कि हम ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1617 ईस्वी के लगभग उत्पन्न हुए थे। इस शब्द पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि सबका जन्म होता है, लेकिन यहाँ पर शुक्ल जी कई बार अलग अलग कवियों के जन्म को लेकर अलग अलग तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, उत्पन्न हुए थे मतलब इनका जन्म हुआ था, बहुत दिनों तक जीवित रहे, यानी कि मतीराम की लंबी उम्र रही है। ठीक है, ये बूंदी के महाराज भाव सिंह के यहाँ बहुत काल तक रहे और उन्हीं के आश्रम में या फिर आश्रय में, क्योंकि किताब में जो दिया गया था मैंने हुबहू इसी को लिया है। अक्सर मैं किताबों से छेड़छाड़ नहीं करता हूं, लेकिन जहां भी थोड़ी बहुत संशोधन करने की संभावना होती है तो जरूर मैं बताने का प्रयास करता हूं। जिस तथ्य पर हम बात कर रहे हैं कि मतीराम बूंदी के महाराज भाव सिंह के यहाँ बहुत काल तक रहे और उन्हीं के आश्रम में अपना ललित ललाम नामक अलंकार ग्रंथ संवत 1716 और 1745 के बीच किसी समय बनाया। मतीराम की जो रचना अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, उसका नाम है ललित ललाम। और ये भी पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का ग्रंथ है। रीतिकाल से अक्सर आप देखेंगे कि ग्रंथों के प्रकार के हिसाब से सवाल पूछा जाता है कि कौन रस ग्रंथ है, कौन अलंकार ग्रंथ है, कौन रस और अलंकार दोनों तरीके का है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि मतीराम जो थे वो महाराज, जो कि बूंदी के महाराज थे, भाव सिंह के दरबार में रहा करते थे। इसी तरीके से जब हम एक अन्य कवि पे बात कर रहे थे देव के ऊपर, तो उन्होंने भाव विलास नाम से एक रचना लिखी हुई है।
ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाव विलास मतीराम की है, बल्कि ये किसकी रचना है? देव की है। क्योंकि उस वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि देव एक से अधिक राज दरबारियों के दरबार में रहा करते थे, उनका जीवन स्थायी नहीं था, और जिनके जिनके दरबार में थे उनके उनके ऊपर उन्होंने कुछ न कुछ ग्रंथ लिखा है। यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि मतीराम बूंदी के महाराज भाव सिंह के दरबार में तो रहते थे, लेकिन इन्होंने एक अलंकार ग्रंथ लिखा जिसका नाम है ललित ललाम। नाम से ही पता चल जा रहा है कि ललित ललाम में कौन सा ग्रंथ होगा, किस प्रकार का ग्रंथ होगा? वो अलंकार ग्रंथ होगा, क्योंकि ललित का मतलब ही होता है आभूषण, सौंदर्य को प्रस्तुत करने वाला। ठीक है, तो अब आपके मन में बिना कंफ्यूजन के याद होना चाहिए कि ललित ललाम अलंकार ग्रंथ है। इसके समय को लेकर यहाँ पर एक सीमा रेखा खींची गई है कि 1659 ईस्वी से लेकर 1688 ईस्वी के बीच में ये ग्रंथ लिखा गया होगा। तो देखा जाए तो लगभग 30 वर्षों का ये ग्रंथ है, एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, तो ललित ललाम लिखने में मतीराम ने काफी वक्त लिया, और किसके दरबार में रहा करते थे? भाव सिंह के। ये सारी स्टोरी अपने मन मस्तिष्क में रखिए परीक्षाओं तक। आगे जो बिंदु है कि इनका छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। तो अब जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो एक तरफ आप लिखेंगे भाव सिंह और वहां लिख लेंगे ललित ललाम, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न पे हो सकता है कि अब सवाल इस तरीके से न पूछा जाए कि ललित ललाम किसकी रचना है या फिर किस तरीके का ग्रंथ है। अब हो सकता है पूछा जाए कि मतीराम ललित ललाम किसके दरबार में रहते हुए लिखे थे, तो ये सवाल पूछा जा सकता है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सिंसियरली जुड़ते हैं और अपने लिए पढ़ते हैं वो इस तरीके से नोट्स बना लेंगे। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि शंभुनाथ सोलंकी की चर्चा यहाँ पर की गई है, और एक ग्रंथ का नाम बताया गया है छंदसार। छंदसार किस तरीके का ग्रंथ है? पिंगल ग्रंथ है। जब हम छंदों को पढ़ते हैं तो छंदाचार्य के रूप में हम पिंगलाचार्य को जानते हैं। ठीक है, तो छंदसार किस तरीके का ग्रंथ है? पिंगल ग्रंथ है, और इसको समर्पित किया है शंभुनाथ सोलंकी को। ठीक है, तो इस तथ्य को बिल्कुल ध्यान में रखें। आगे है कि इनका परम मनोहर ग्रंथ रसराज किसी को समर्पित नहीं है। सवाल पूछा जा सकता है कि रसराज किसको समर्पित किया गया है? ऑप्शन में हो सकता है कि किसी को भी नहीं, तो ये ऐसा भी ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, तो इनका जो परम मनोहर ग्रंथ है, आचार्य शुक्ल की यहाँ पर शब्दावली आप ध्यान में रखिए कि रसराज, क्योंकि शुक्ल जी ने रस को काफी महत्व दिया है, इसीलिए इनकी एक पुस्तक भी है रस मीमांसा। आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, और रस पर काफी इन्होंने काम किया हुआ है शुक्ल जी ने खुद। तो कहीं ना कहीं कवियों का मूल्यांकन करते हुए इनकी जो आलोचना दृष्टि है आपको दिखाई पड़ जाएगी। इसीलिए इस किताब को मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप सभी का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा होगा। एक बार जल्दी से हम बात कर लेते हैं कि अब तक की इनकी जो रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है, उसमें ललित ललाम आप देख रहे हैं कि भाव सिंह के आश्रय में लिखी गई। छंदसार जो कि पिंगल ग्रंथ है शंभुनाथ सोलंकी। रसराज इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके वजह से इनको जाना जाता है, किसी को समर्पित नहीं है। ये 3 ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनको कि आपको हर हालत में दिमाग में रखना चाहिए। इनके अतिरिक्त इनके 2 ग्रंथ और पाए जाते हैं, जिसमें है साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार। साहित्यसार आप देख रहे हैं कि छंदसार के पैटर्न पर ही लग रहा है कि लिखा गया है, तो दोनों शब्दों में आप देख रहे हैं कि अंत में सार लगा हुआ है, तो ध्यान में रखिए कि ये मतीराम का है। यहां पर बताया गया कि एक और इनका ग्रंथ है लक्षण ग्रंथ। तो कुल मिलाजुलाकर आपको अधिकतम 5 ग्रंथों को याद करना है जो कि मतीराम से जुड़े हुए हैं। उम्मीद है कि धीरे धीरे आपके मन में ये ग्रंथ बैठ रहे होंगे। लेकिन आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य दिया जा रहा है कि मतीराम जो इन 5 ग्रंथों के बाद एक और ग्रंथ लिखने का प्रयास किया, जो कि बिहारी सतसई के ढंग पर इन्होंने एक मतीराम सतसई भी बनाई, जो हिंदी पुस्तकों की खोज में मिली है। इसके दोहे सरसता में बिहारी के दोहों के समान ही है। ये देखिए महत्वपूर्ण चीज यहां पर बताई गई कि बिहारी ने बिहारी सतसई नाम से एक किताब लिखी या फिर कविताओं का संकलन किया, जिसमें कि लगभग 713 दोहे माने जाते हैं। उसी पैटर्न पर, क्योंकि हर व्यक्ति अपने समय और समकालीनों से प्रभावित होता है,
तो यहाँ पर मतीराम ने भी बिहारी सतसई की तरह ही मतीराम सतसई नाम से रचना की। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो उसमें एक सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सतसई किसने नहीं लिखी हुई है। 3-4 लोगों का नाम उसमें दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तो बिहारी सतसई यहाँ पर हो गया, एक मतीराम सतसई हो गया, एक यमक सतसई नाम से रचना की गई है। अगर आप सभी को पता हो तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, जिससे कि पता चल जाए कि आप लोग कितनी गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं। तो कहानी यह थी कि बिहारी सतसई के ढंग पर मतीराम ने भी एक मतीराम सतसई लिखी। और शुक्ल जी बता रहे हैं कि जब वो इस इतिहास ग्रंथ को लिख रहे थे और हिंदी पुस्तकों को खोज रहे थे, तब ये किताब उनको मिली। और इसके दोहे सरसता में बिहारी के दोहों के समान ही है, यानी कि एक तरीके से पूरा हुबहू बिहारी सतसई से प्रभावित है। आगे शुक्ल जी जिन बातों का उल्लेख कर रहे हैं वो आप सभी के परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कथन के तौर पर इंपॉर्टेंट है। मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है, न तो उसमें भावों की कृत्रिमता है न भाषा की। ये देखिए मतीराम की किस तरीके से प्रशंसा या बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि शुक्ल जी हर कवि की कुछ न कुछ विशेषता निकाल देते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा कि मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उसकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है, न तो उसमें भावों की कृत्रिमता है न भाषा की। यानी कि शुक्ल जी कृत्रिमता को एक तरीके से कवि की कमजोरी मानते हैं, इसीलिए कई जगहों पर उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने गड़बड़ी कर दी है। आप लोग अगर लगातार मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो मेरी हर बात समझ जा रहे होंगे। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है, उसमें न तो भावों की कृत्रिमता है न भाषा की है। यह कथन मतीराम के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे इसी बात को बढ़ाते हुए लिखते हैं कि भाषा शब्दाडंबर से सर्वथा मुक्त है, केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिए अशक्त शब्दों की भर्ती कहीं नहीं है। जितने शब्द और वाक्य हैं वे सब भाव व्यंजना से ही प्रयुक्त हैं। मतीराम की कविताओं का मूल्यांकन देखिए किस तरीके से आचार्य शुक्ल कर रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि मतीराम की खास विशेषता है सरलता, उनमें ज्यादातर कृत्रिमता नहीं है अगर भावों की दृष्टिकोण से देखा जाए, और भाषा की दृष्टिकोण से उन्होंने कोई प्रयोग करने का प्रयास नहीं किया है। बाकी भाषा शब्दाडंबर से सर्वथा मुक्त है। इनकी जो भाषा है शब्दाडंबर या शब्दों में प्रयोग करने से सर्वथा मुक्त है। केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिए अशक्त शब्दों की भर्ती कहीं नहीं की गई है कि वर्णों की आवृत्ति हो, क्योंकि जब भूषण की हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें उन्होंने बताया है कि थोड़ी सी इन्होंने गड़बड़ी कर दी है। इसी तरीके से देव के बारे में भी बात कर रहे थे शुक्ल जी, लेकिन यहाँ पर उन सबसे बेहतर बता रहे हैं मतीराम को कि मतीराम ने जो भी कविताएं लिखी हैं वो सब सरल और स्वाभाविक हैं। अनुप्रास के चक्कर में उन्होंने शब्दों को केवल भर्ती करने का प्रयास नहीं किया है, प्रयोग करने का प्रयास नहीं किया है। जितने शब्द और वाक्य हैं वे सब भाव व्यंजना से ही प्रयुक्त हैं। ये देखिए दोनों कथन महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। इसको आप सभी अपने दिमाग में नोट कर सकते हैं, अपनी कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं। आगे लिखते हैं, रीति ग्रंथ वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ, चलती और स्वाभाविक भाषा कम कवियों में मिलती है, पर कहीं कहीं वह अनुप्रास के जाल में बेतरह जकड़ी पाई जाती है। इन्होंने भी मतीराम को नहीं छोड़ा, इनकी प्रशंसा करते हुए अंत में इनकी टांग खिंचाई कर दी है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि रीति ग्रंथ वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ, चलती और स्वाभाविक भाषा कम कवियों में पाई जाती है या मिलती है, लेकिन कुछ कुछ कमजोरियां हर व्यक्ति के अंदर होती हैं। मतीराम भी इससे नहीं बच पाए हैं और उन्होंने कहा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं वह अनुप्रास के जाल में बेतरह जकड़ी पाई जाती है। थोड़ी सी कमी इन्होंने मतीराम में भी खोज दी है। आगे लिखते हैं, शुक्ल जी की एक खास विशेषता यह भी है कि बातें लंबी चौड़ी करने के बाद उनको लगता है कि उनके पाठक शायद उनकी बात को न समझ पा रहे हों, तो इसलिए उन्होंने वो सारांश लिख देते हैं। लिखते हैं कि सारांश यह है कि मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। और इन्होंने तो सारांश लिखा, लेकिन यही हमारे लिए कथन के तौर पर प्रश्न के रूप में सामने आ जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है मतीराम के संदर्भ में। मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण
भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। भाषा के ही समान मतिराम के न तो भाव कृत्रिम है और न उनके व्यंजक व्यापार और चेष्टाएं। शुरू में ही बोल दिए कि मतिराम की खास विशेषता है सरलता, उसमें कृत्रिमता नहीं है। आगे लिखते हैं कि भावों को आसमान पर चढ़ाने और दूर की कौड़ी लाने के फेर में ये नहीं पड़े हैं। ये देखिए यहां पर शब्द आया हुआ है, यानी कि मतिराम के बारे में बात कही जा रही है कि रीतिकाल के बहुत सारे कवि हैं। खासतौर से आगे आप देखेंगे कि बिहारी की आलोचना किए हुए हैं और बिहारी से संबंधित कोटेशन यानी कथन आपको मतिराम में पढ़ते हुए मिलेगा। और पता चला कि एग्जाम में कथन आ गया तो आपको लगेगा कि हमने बिहारी तो संपूर्ण पढ़ा था, ये कथन कहीं आया ही नहीं, ये कहां से आ गया। तो इसलिए आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लाइन बाय लाइन पुस्तक पढ़नी जरूरी है। कब किस कवि के बारे में उल्लेख कर दें ये नहीं कहा जा सकता। यहां पर देखिए उन्होंने कहा कि भावों को आसमान पर चढ़ाने और दूर की कौड़ी लाने के फेर में मतिराम नहीं पड़े, यानी कि उन्होंने सरल और स्वाभाविक बात ही कही हुई है। आगे बात करते हैं, लिखते हैं कि नायिका के विरह ताप को लेकर बिहारी के समान मजाक इन्होंने नहीं किया है। इनके भाव व्यंजक व्यापारों की श्रृंखला सीधी और सरल है, बिहारी के समान चक्करदार नहीं। वचन वक्रता भी इन्हें बहुत पसंद न थी। यहां पर आप देख रहे हैं मतिराम की तुलना बिहारी से की जा रही है, मतिराम वर्सेज बिहारी। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है। कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर मुझे पीएचडी का टॉपिक चाहिए। टॉपिक आपके इर्द गिर्द ही मौजूद है, बस सही बताने वाला होना चाहिए, सही दृष्टि देने वाला होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मतिराम और बिहारी में हम तुलना करें तो ये टॉपिक बन सकता है। उनकी कविताओं का आप अध्ययन करें और उस पर रिसर्च करना शुरू कर दें। शुक्ल जी लिखते हैं कि नायिका के विरह ताप को लेकर बिहारी के समान मजाक इन्होंने नहीं किया है। यानी कि बिहारी की नायिकाओं को देखेंगे तो बिहारी ने कई जगहों पर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करके, जिसको कि कहा गया है ऊहात्मक वर्णन करके मजाक सा बना दिया है। लेकिन मतिराम इनसे थोड़ा सा परिपक्व नजर आते हैं। इन्होंने सीधी और सरल भाव व्यंजना को ही प्रस्तुत किया है, बिहारी के समान चक्करदार नहीं। वचन वक्रता शब्द आप देखेंगे तो गोपियों को यानी भ्रमर गीत सार पढ़ेंगे तो वहां पर इस शब्द का प्रयोग प्रायः आपको दिखता है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि बताया गया कि वचन वक्रता मतिराम को पसंद नहीं थी। यानी कि मतिराम का सीधे सीधे है कि आप अभिधा में बातें कीजिए, लक्षणा व्यंजना में बात नहीं करना है, घुमाकर बात करने वालों में नहीं थे। आगे है, जिस प्रकार शब्द व चित्र को ये वास्तविक काव्य से पृथक मानते थे उसी प्रकार ख्याल की झूठी बारीकी को भी। यानी ये बात मतिराम के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। उनका कहना है कि जिस प्रकार शब्द व चित्र को ये वास्तविक काव्य से अलग वस्तु मानते थे उसी प्रकार ख्याल की झूठी बारीकी को भी, यानी कि ये स्वाभाविकता पर ही जोर देते थे। आगे जिस कथन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसका कुछ कारण है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि इनका सच्चा कवि हृदय था। जब आप केशव दास को पढ़ेंगे तो वहां पर तो तमाम चीजें लिखा है इन्होंने कि केशव के पास कवि हृदय नहीं था, वो हृदयहीन कवि थे, वास्तविक रूप से उनको कवि माना ही नहीं जाना चाहिए। लेकिन मतिराम की तरफ देखिए इनका किस तरीके से झुकाव है। लिखते हैं कि इनका सच्चा कवि हृदय था। यानी ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है और किस कवि के संदर्भ में है, तो तुरंत आप बता देंगे कि हमने अनुराज हिंदी एकेडमी में पढ़ा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मतिराम के संदर्भ में यह बात कही है कि इनका सच्चा कवि हृदय था। यानी कि केशव दास को आपको याद करना पड़ेगा। यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जब केशव दास का मूल्यांकन करते हैं तो उनको बोलते हैं कि इनके पास कवि हृदय नहीं था। लेकिन आपने तमाम कवियों को पढ़ा होगा, शायद ये वाक्य आपको मिला होगा देखने को। यानी मतिराम के समय में ही जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि शुक्ल जी ये मानते हैं कि सच्चा हृदय अगर किसी के पास था, कवि हृदय, तो वो मतिराम के पास था। ये कथन देख रहे हैं आप, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आगे है, ये यदि समय की प्रथा के अनुसार रीति की बधी लीकों पर चलने के लिए विवश न होते, अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के अनुसार चल पाते तो और भी स्वाभाविक और सच्ची भावभूति दिखाते, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि इनके पास सच्चा कवि हृदय था, लेकिन इन्होंने रीति की परंपरा का अनुसरण किया
जिससे कि एक तरीके से इन्होंने अपने को कमजोर कर लिया। ठीक है, अगर ये अपनी स्वाभाविक प्रेरणा से चलते तो शायद ये कुछ और अच्छा कर पाते। ठीक वैसे ही है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर लेते तो शायद आप अपने जीवन में बेहतर कर लेते। आप कोचिंग घूमना शुरू कर दिए, बेस्ट टीचर का पैर छूना शुरू कर दिए, तो हो सकता है कि आप अपनी स्वाभाविक भावभूति को न दिखा पाते, अपनी स्वाभाविक प्रतिभा को न दिखा पाते। आप क्या हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। इससे भी आपको यहाँ पर छुटकारा दिलाने का एक प्रेरणा आपको मिल सकती है। इसलिए सेल्फ स्टडी, स्वाभाविक प्रेरणा से आप ज्यादातर काम कीजिए। आपको ये न लगे कि रोज रोज आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने का मौका मिले। मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में हतोत्साहित होते हैं तो एक बार आप अपने को देखिए, अपने पड़ोसियों को देखिए, गांव के पड़ोसियों को देखिए। जब आप शहर से गांव जाते हैं तो पूछते हैं कि इस बार क्या कुछ नया होगा या फिर वापस ही आना है। उनसे प्रेरणा लीजिए, फिर अपने माता पिता के चेहरे को देखिए, फिर खुद मोटिवेट हो जाएंगे, आप पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सेल्फ स्वाभाविक प्रेरणा को ज्यादा आप महत्व दीजिए, वही आपका सब कुछ है। चलते हैं, बात करते हैं आगे। शुक्ल जी मतीराम का मूल्यांकन करते हुए कहते हैं कि मतीराम ने थोड़ी सी यहाँ पर गलती की कि रीति की बधी लीकों पर चलने का प्रयास किया। अगर वो स्वाभाविक प्रेरणा से चलते तो शायद और बेहतर कर सकते थे, इसमें संदेह नहीं है। आगे लिखते हैं कि भारतीय जीवन में छांट कर लिए हुए इनके मर्मस्पर्शी चित्रों में जो भाव भरे हैं वे समान रूप से सबकी अनुभूति के अंग हैं। रसराज और ललित ललाम, जैसे ही मैंने बोला रसराज तो आपके मन में तुरंत आ गया होगा कि ये रस से संबंधित है, और ललित ललाम ये अलंकार से संबंधित है। मतीराम के ये दो ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं क्योंकि रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर होता चला आया है। वास्तव में अपने विषय के ये अनुपम ग्रंथ हैं। उदाहरणों की रमणीयता से अनायास रसों और अलंकारों का अभ्यास होता चलता है। तो रसराज और ललित ललाम इन दोनों का मूल्यांकन करते हुए शुक्ल जी ने यहाँ पर देखिए किस तरीके से अपने विचारों को रखा हुआ है। रसराज जो कि किसी को समर्पित नहीं है, और ललित ललाम जैसा कि मैंने बताया कि बूंदी के महाराज भाव सिंह के आश्रम में लिखा गया है, उनके समय में लिखा गया है। तो ये चीजें अभी आपने देखा ऊपर के लेक्चर में, तो चीजें याद करते चलिए। आगे कहते हैं कि रसराज का तो कहना ही क्या। मैंने शुरू में बताया कि आचार्य शुक्ल जो कि रस सिद्धांत या रस समीक्षक के तौर पर जाने जाते हैं, जहां भी इनको रस दिखाई पड़ता है वहां पर भूरी भूरी प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनकी शैली देखिए, लिखते हैं कि रसराज का तो कहना ही क्या है। ललित ललाम में भी अलंकारों के उदाहरण बहुत सरस और स्पष्ट हैं। इसी सरसता और स्पष्टता के कारण ये दोनों ग्रंथ इतने सर्वप्रिय रहे हैं। यानी कि अगर किसी ग्रंथ को सर्वप्रिय होना है तो उसमें सरसता और स्पष्टता होनी जरूरी है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। यहां पर देखिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि अभी तक आचार्य शुक्ल मतीराम की बड़ाई कर रहे थे। बिहारी से तुलना करते हुए मतीराम को ज्यादा श्रेष्ठ उन्होंने बताया, सरसता, चलती भाषा के दृष्टिकोण से, सीधापन के दृष्टिकोण से। लेकिन एक और कवि को उन्होंने बीच में छोड़ दिया, उनका नाम है पद्माकर। यानी कि मतीराम से भी बेहतर कौन है, पद्माकर है। न जाने मुझे क्यों ईएमआरएस के पाठ्यक्रम की याद आ रही है। यहाँ पर कौन बनाया है इसको, बड़ा मतलब टाल मटोल कर बनाया हुआ है, जांच परख कर इस सिलेबस को बनाया गया है। अभी हमें आगे पद्माकर को भी पढ़ना है। और जो भी विद्यार्थी ईएमआरएस की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं उनको भी ये पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज देखना चाहिए, क्योंकि हर परीक्षा में इन कवियों से सवाल पूछे जाते रहे। शुक्ल जी ने मतीराम की सारी विशेषताओं को बताते हुए अंत में एक और कवि को यहाँ पर घुसेड़ दिया। उन्होंने कहा कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। यानी कि मतीराम से भी बेहतर अभी आपको पद्माकर देखेंगे। उन पर जब हम बात करेंगे तो आप मतीराम के लेक्चर को भी अपने मन में रख कर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे लिखते हैं कि बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ वाक वैदग्ध्य है। यानी कि आप जब बिहारी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार देखेंगे तो शायद ये वाक्य वहां पर मिले, लेकिन जब हम मतीराम के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एक वाक्य मिला कि बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ वाक वैदग्ध्य है।
यानी वाक्य वक्रता, वचन वक्रता, चक्करदार तरीके से लिखना, या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना, या फिर ऊहात्मक शैली का प्रयोग करना। मान लीजिए आप परीक्षा में बैठे हुए हैं, सवाल पूछ लिया जाता है कि बिहारी की प्रसिद्धि का कारण क्या है। उसमें ऑप्शन में अगर वाक्य वैदिक रहता है तो शायद आप यहाँ पर सही जवाब दे पाएंगे। तो ये कथन आपको किस कवि को पढ़ते हुए मिला? बिहारी को पढ़ते हुए नहीं मिला, बल्कि मतीराम को पढ़ते हुए मिला। आगे लिखते हैं कि दूसरी बात यह है कि उन्होंने दोहे कहे हैं, इसमें उनमें वह नाद सौंदर्य नहीं आ सका है जो कवित्व सवये की लय के द्वारा संगठित होता है। यानी कि नाद सौंदर्य दोहा में ज्यादा नहीं दिखाई पड़ता है। नाद सौंदर्य, आपने एक कोटेशन पढ़ा हुआ आचार्य शुक्ल का ही है कि कविता की आयु नाद सौंदर्य से बढ़ती है। कुछ इसी तरीके से कथन है। जो विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे और मुझसे जुड़े होंगे वो तत्काल इसको याद कर लिए होंगे कि जी सर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि हमने पढ़ा है कि कविता की आयु नाद सौंदर्य से बढ़ती है। तो नाद सौंदर्य आचार्य शुक्ल दोहे में नहीं मान रहे हैं, बल्कि उनका कहना है कि जो नाद सौंदर्य कवित्व और सवैये में होता है वो शायद किसी और छंद में होता है। तो ये बात आप देख रहे हैं कि आचार्य शुक्ल मतीराम के संदर्भ में कहते हुए बिहारी के बारे में कह रहे हैं। आगे लिखते हैं कि मतीराम के कविता के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। अब क्योंकि पंक्तियां भी सवाल के रूप में पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सी पंक्ति है जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। जिस पंक्ति को आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मतीराम के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये बिहारी की पंक्ति तो नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि मतीराम और बिहारी में तुलना की जा सकती है। जो भी बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं तो जरूर रीतिकाल को एक बार बढ़िया से पढ़ें और पीएचडी करना शुरू कर दें। देखिए यहाँ पर लिखा गया, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी, चारु गोराई, आखिन में अलसानी, चितौन में मंजू विलासन की सरसाई। ये पंक्ति देखिए परीक्षाओं में पूछी जाती रही है और इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये मतीराम के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। आगे है, को बिनु मोल बिकात नहीं, नहीं मतीराम लहे मुस्कान मिठाई, ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हुए नैनन, त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। आप देख रहे हैं कि भूषण की कविता से थोड़ी सी अलग दिख रही है, या फिर देव की कविता से देखेंगे कि अलग है, सीधी सपाट है और जो बात कहना चाहते हैं उसको सीधे सरल शब्दों में मतीराम कर रहे हैं। इसी को पसंद करते थे आचार्य शुक्ल। आगे लिखते हैं, इनकी कविता है, क्यों इन आखिन सो निसंक हुए मोहन को, तन पानी पीजे, ने को निहारे कलंक लगे, यही गांव बसे कहूँ कैसे कै जीजे, होत रहे मन यूं मतीराम, कहूँ बन जाए बड़ो तब कीजे, वह बनमाल ये लगिए अरु, वह मुरली अधरा रस पीजे। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कई जगह पे मोहन आ गया है, मुरली आ गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि ये किसी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि का नहीं है, बल्कि मतीराम के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। आगे की कुछ और पंक्तियां हैं कि केली के राति अघाने नहीं, दिन ही में लला पुनि घात लगाई, प्यास लगी को पानी दे जाइयो, भीतर बैठ के बात सुनाई, जेठी पठाई गई दुलही, हंसी हेरी हरे मतीराम बुलाई, कान के बोल पे कानन दिन्ही, सुगेह की देहरी पै धरी आई। ये भी देखिए एक तरीके से श्रृंगार रस में लिखी गई कविता है। आगे है, दो आनंद सो आगन माझ, बिराजे अषाढ़ की साँझ सुहाई, प्यारी के बूझत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई, आई उनय मुँह में हंसी, को ही तिया पुनि चाप सी भाव चढ़ाई, आखिन ते गिरे आसुन के बूंद, सुहास गयो उड़ी हंस की नाई। आगे और भी पंक्तियां हैं कि सुबन को मेटी दिल्ली, देश दलिबे को चूम, सुभट समूह निसिवा को उमहति है, कहे मतीराम ताही रोकीबे को संगर में, काहू के हिम्मत हिये में उलहती है, शत्रुसाल नंद के प्रताप की लपट सब, जरब गनीम बरगीन को दहती है, पतिपात शाह की इज्जत उमरावन की, राखी रैया राव भाव सिंह की रहती हैं। तो अंत में इन्होंने भाव सिंह को केंद्र में रखते हुए एक कविता यहाँ पर लिखी हुई है, और ये कविता आप देख रहे हैं कि अपने इतिहास के बारे में भी बता रही है।
यानी कि रीतिकाल के जितने भी कवि रहे हैं वो दरबार में तो रहे हैं, लेकिन उनकी कविताओं में हम ऐतिहासिक चेतना को भी खोज सकते हैं। तो उम्मीद है कि मतीराम की कविताओं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों को आप समझ गए होंगे, साथ में मतीराम की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में, और जो भी परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे सबको आप समझ गए होंगे। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, इसका मुझे इंतजार रहता है। और आप सभी अपने पढ़ाई में लगातार बने रहिए, और मेरी कोशिश है कि जब हमने हाथ पकड़ा है तो इसको निभाएंगे भी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।